नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कृष्णा गौर जी। कृष्णा जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृष्णा जी, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग को एक पर्याप्त स्थान देने की जो मांग है बहुत समय से उठ रही थी, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो आरक्षण है उसको 14% से 27% तक ले जाने की जो बात है वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखी और अभी उस पर विचाराधीन है वो प्रक्रिया। तो कांग्रेस ये कहती है कि ये तो उनका स्टंट, मतलब पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, ये विचार मूलतः उनका था। चूंकि आप खुद ही राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे की, तो पूरे देश में भ्रमण करती हैं, क्या है वस्तुतः स्थिति? नवीन जी, देखिए, आजादी के इन 75 वर्षों में देश में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं और बहुत अच्छी तरह से वह भी इस बात को जानते थे कि इस देश की 52% आबादी पिछड़ा वर्गों की है। इतने लंबे समय तक राज करने के बाद भी पिछड़े वर्गों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। आज यदि चाहे वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी की सरकार हो या हमारी केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यदि आज पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सम्मान देने का प्रयास कर रही हैं तो सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि पिछड़ों का सम्मान वो क्यों नहीं कर पाए। हम लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि देश की 52% आबादी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, मांग करते रहे 27% आरक्षण। अगर 52% देश की आबादी है तो 27% आरक्षण हमको मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के इन वर्गों को जो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए, एक सम्मान देने का काम किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से संवैधानिक दृष्टि से जो लड़ाई हमारी सरकार कोर्ट में लड़ रही है उसमें भी हमको सफलता मिलेगी, लेकिन अपने स्तर से सरकार जो कर सकती थी उन्होंने किया। मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी लेकिन नहीं किया, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक के रूप में दुरुपयोग करना वो जानती थी, लेकिन पिछड़े वर्गों को सम्मान देना नहीं। आज यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया तो ये सम्मान पिछड़े वर्ग को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसके साथ ही साथ लगातार कोशिश यही की जा रही है कि पिछड़े वर्गों को हर स्तर पर सम्मान मिले, संगठन में मिले। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन भी पहले पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कहलाता था, लेकिन पिछड़े वर्ग को मोर्चा बनाने का काम, ताकि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पिछड़े वर्ग के लोग जुड़े और पार्टी का हमारा विस्तार हो। तो इस दृष्टि से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते ये कह सकती हूँ कि पूरे देश भर के बहुत बड़ी आबादी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में विचारधारा से जुड़ी है, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास हो गया कि वास्तव में यही पार्टी, यही राजनीतिक दल, यही सरकारें, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज जी की, हम पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सम्मान देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय इसके हमारे ऊपर आरोप लगाने के, प्रत्यारोप करने के कि आपने इतने लंबे समय में क्या किया। जी, अभी मध्य प्रदेश की धरा पर एक अद्भुत सम्मेलन हुआ। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में आपने मनाई। कांग्रेस ये कह रही है कि ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। पहले पिछड़ा वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए जो आरक्षण है उसका विचार कांग्रेस का था, उस मूल विचार को छीनकर और उसके लिए 2 कदम आगे ले लिए, तो वो पॉलिटिकल एक माइलेज लिया है। और अब जनजाति गौरव दिवस मनाकर जो है जनजाति वोट बैंक को साधने की कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक आरोप और भी है आपके ऊपर कि ये जो गौरव दिवस है मूलतः ये इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं।
आपको याद होगा 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला नारा यही था कि सबका साथ सबका विकास। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे ताकि कोई वर्ग छूट ना पाए, कोई वर्ग विकास की धारा में पीछे ना रह जाए। और इस दृष्टि से सभी वर्गों को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर आज आदिवासी वर्ग के सम्मान के लिए जनजातीय गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी ने इतने विशाल स्वरूप में, इतने व्यापक स्तर पर मनाया है, तो निश्चित रूप से इस समाज को, इस वर्ग को सम्मान देने की दृष्टि से, इस वर्ग के मन में यह भाव पैदा करने की दृष्टि से कि सरकारें उनके साथ है, हमारी पार्टी उनके साथ है। और यह वर्ग जो अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करता था, वह वर्ग जिसको कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना वोट बैंक के रूप में उपयोग करती थी, उस वर्ग को भी यह बात समझ में आ गई कि हम बहुत लंबे समय राजनीति के शिकार हुए हैं, वोट बैंक के रूप में हमारा उपयोग हुआ है, और इसलिए अब ऐसे राजनीतिक दल को हमें नहीं समर्थन देना है जो हमारा वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं। इसीलिए वो एक बड़ा वर्ग हमारे से जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग का जमहूरी मैदान पर उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि आज इस वर्ग में जागृति आई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, और वही विश्वास निश्चित रूप से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जी, एक और आरोप है आपके ऊपर कि आप लोग जो है नामकरण की राजनीति कर रहे हैं, नाम बदलने की कवायदें कर रहे हैं। अब आपने हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। हालांकि बहुत मुखर प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। कांग्रेस न तो इसका स्पष्ट रूप से विरोध कर रही है, न कांग्रेस स्पष्ट रूप से इसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, समर्थन करेगी तो कहीं ना कहीं एक वर्ग खिलाफ हो जाएगा, विरोध करेगी तो भी एक वर्ग खिलाफ हो जाएगा। लेकिन दबी जुबान से वो अप्रत्यक्ष रूप से ये तो कह रही है कि ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करके दिखाओ, कुछ नया करके दिखाओ। जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था बस उसी को आप रिफर्निश करके अपना एक नया मुलम्मा चढ़ा के वाही लूट रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नाम रखने की या नाम बदलने की बात है, मैं कहना चाहूंगी कि प्राचीन काल से हमारी परंपरा ये रही है कि हमारे प्रमुख स्थानों के नाम किसी भी ऐतिहासिक या किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर रखे जाते थे। उसके पीछे का भाव यही होता था कि हमारी नई पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व कृतित्व से परिचित हो और उससे प्रेरणा ले। और इस दृष्टि से यदि आज हम हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से करते हैं, तो यही उद्देश्य है कि रानी कमलापति का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास से हमारी नई पीढ़ी परिचित हो, प्रेरणा ले कि किस प्रकार से उन्होंने इस भोपाल शहर में मातृशक्ति के आन बान और शान के लिए अपना जल जौहर किया था। और निश्चित रूप से वो इस भोपाल शहर की अंतिम गौण हिंदू शासक थी। उसके बाद इस शहर में किस प्रकार से नवाबों का कब्जा हुआ और यह शहर नवाबों का कहलाया, उसकी कहानी अलग है। लेकिन आज रानी कमलापति का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस इतिहास से नई पीढ़ी को परिचित कराने की दृष्टि से यह नाम रखा गया। दूसरा, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की हमेशा कोशिश यही रही, हम संस्कृति से जुड़े हैं, हम विचारधारा संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। और इस दृष्टि से संस्कृति से जुड़ना हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया है, उनके नामों पर ही प्रमुख स्थानों का होना वास्तव में आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज इस देश ने बहुत सारे आक्रांताओं के आक्रमण झेले हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से 800 वर्षों की मुगलों की गुलामी, 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद आज हम स्वतंत्र हुए हैं। तो हमारे कई ऐसे वीर बलिदानी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। तो क्या यह हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सौगात नहीं होगी कि हम उनके नाम पर किसी अच्छे स्थान का नाम रखें, ताकि उनकी जीवन गाथा, उनके बलिदान को हमारी नई पीढ़ी सुन सके, समझ सके, उनसे प्रेरणा ले सके, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भी कई नाम ऐसे थे जो उनके प्रमुख नेताओं के नाम पर रखे थे, जिसका पूरे देश ने समर्थन किया था। तो कांग्रेस को तो इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो ऐतिहासिक क्षण हम सबके सामने आया है, हमारे गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी को सौंपने का, उसका समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जनजाति बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है जोबट। वैसे अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करूं तो करीब 20 से 25
विधानसभा क्षेत्र पर आदिवासी जो वोट बैंक है, जनजाति जो वोट बैंक है, वो निर्णायक है। और जोबट में आपको अप्रत्याशित सफलता मिली, तो क्या ये जनजाति के गौरव का और जनजाति के विकास का, जनजाति की समृद्धि का, जनजाति को मुख्य धारा में लाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो जनजाति भाई बहन हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ें, समझें, ये समझें कि ये जो पार्टी है ये उनके निहितार्थ काम करने वाली है। निश्चित रूप से आप देखिए जोबट में जिस प्रकार से हमको विजय मिली है, ये कोई छोटी या आसान विजय नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण इस बात का है कि जितने जनजातीय हमारे बंधु हैं उनको यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कांग्रेस कभी भी इस वर्ग का भला नहीं कर सकती है, और इसीलिए वो ऐसे राजनीतिक दल को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जोबट इसका स्पष्ट प्रमाण है, और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जो कुछ लोग कुछ देश विरोधी ताकतों के साथ गुमराह हुए हैं वह भी वापस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में साथ आएंगे, और 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमें एक अच्छी सफलता हमारे जनजातीय क्षेत्र में मिलेगी। कांग्रेस से लोगों के आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। मतलब कमलनाथ जी की जो सरकार बनी है उसके बाद पहले सिंधिया जी, उनके नेतृत्व में लोग आए, फिर उसके बाद दमोह में राहुल लोधी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, फिर अभी चुनावों में आपने देखा कि सुलोचना रावत, तो और तमाम नेता इसी दौरान शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। तो कांग्रेस ये कह रही है कि उनके यहाँ का कचरा साफ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को वो मान रहे हैं कि वो तो डस्टबिन है, मतलब ये जो गार्बेज भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर रही है। तो जो लोग आए हैं, क्या वाकई में उनको आपको ऐसा लगता है कि वो कचरा थे? नवीन जी देखिए, सत्य हमेशा सनातन रहता है और झूठ की उम्र बहुत कम होती है। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि उन्होंने अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सत्ता के बाद सत्ता हासिल की थी तो वो झूठ की बुनियाद पर की थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ प्रदेश भर के किसानों से, प्रदेश भर के नौजवानों से, प्रदेश भर के लोगों से कहा था कि उनकी सरकार किसानों के बिल माफ करेगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी, नौजवानों को रोजगार देगी, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में बहुत मदद करेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके द्वारा किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। जब झूठ के जो पर्दा लोगों की आंखों पर था वो हटा तो उनको भी समझ में आया, और खासकर उनके अपने ही परिवार के नेताओं, अपने ही परिवार के विधायकों, जब उन्होंने कहा कि जो वादे बड़े बड़े करके हम सत्ता में आए हैं इनको हम कब पूरा करेंगे, और जब उनकी बातों की अनदेखी हुई तो उनको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है, झूठ के आधार पर ये सरकार बनी है, और जब 5 साल बाद हम फिर जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेते हुए बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और इसके बाद लगातार अब सिलसिला चलता चला जा रहा है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में कोई नेता ही ना बचे। इसलिए कांग्रेस को अपना स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती, सत्य हमेशा सनातन रहता है। भारतीय जनता पार्टी सत्य की राजनीति करती है, इसीलिए वो निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। एक बड़ा विचित्र सा संयोग है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो 2 युवाओं के हाथ में है। अभी युवा तो कह ही सकते हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, भले ही वो एक ही परिवार के हों लेकिन युवा तो हैं। प्रियंका जी नेतृत्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, राहुल जी कर ही रहे हैं नेतृत्व, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया जी हैं अभी। लेकिन जो युवा तरुणाई की बात करते थे, युवा नेतृत्व की बात करते थे, मध्य प्रदेश में वही युवा नेतृत्व की दृष्टि जो है वो युवाओं पर नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इनको लेकर काफ़ी हमलावर रहते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये 2 बूढ़े लोग नौजवानों को मौका नहीं दे रहे हैं, या कांग्रेस जो नौजवानों की बात करती है तो ये लोग तो नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इनको लेकर इतने हमलावर क्यों हैं आप लोग? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि
कांग्रेस के पास एक तो युवा नेताओं का मध्य प्रदेश में अब अभाव होने लगा है। जो थोड़े बहुत युवा नेता हैं जो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, उनको उतना वेटेज कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल पा रहा है। तो आप नवीन जी देखिएगा, वह दिन दूर नहीं जब यह युवा नेता भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द शामिल होंगे, क्योंकि युवाओं को नेतृत्व देना ही पड़ेगा। हमें नई पीढ़ी का तैयार करनी है इस प्रदेश को चलाने के लिए, देश का नेतृत्व करने के लिए। जब तक हम युवाओं को नेतृत्व नहीं देंगे तब तक हमारी नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी किसी को आगे आने नहीं देते। एक छत्र राज उनका ही चलता है, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। और इसके लिए जो बहुत अच्छे उनकी पार्टी में भी युवा नेता हैं जो बहुत डायनामिक हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वह अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहे तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व का लाभ, उनके क्षमताओं का लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा और उनको हमारी पार्टी में बहुत अच्छे अवसर भी मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वेलकम ऑफर ओपन रखती है कि आइए, आपका स्वागत है। आपको नहीं लगता कि जब बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक कलह उत्पन्न होने की संभावना है? इसलिए नहीं लगता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है। प्रशिक्षण से हमारा कार्यकर्ता तैयार होता है और हमारे कार्यकर्ताओं को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि प्रदेश के हित में, देश के हित में अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय लेता है तो उसमें निश्चित रूप से प्रदेश और देश का भला जुड़ा होता है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का नुकसान किया है और बहुत नुकसान किया, और यदि कांग्रेस पार्टी ज्यादा समय तक जीवित रही तो आने वाले समय में और ज्यादा देश का नुकसान करेगी। इसलिए अगर कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो रहा है तो पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रसन्न है, वो सहयोग प्रदान कर रहा है कि निश्चित रूप से ऐसी पार्टी जो देश का भला नहीं चाहती, जो देश में सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करती है, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, अपने गिराबान में बिना झांके भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक होने की बात कहती है, ऐसी पार्टी देश का कभी भी भला नहीं कर सकती। ऐसी पार्टी का खत्म होना ही देश के हित में है। कांग्रेस आपको सांप्रदायिक कहती है, आपने तो आप आज एक नई बात कह दी। कांग्रेस तो हमेशा ये कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव की बात करती है कांग्रेस तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कभी भी सांप्रदायिक हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी देश के 100 करोड़ हिंदुओं के सम्मान की बात भी करती है और शायद यही बात कांग्रेस पार्टी को सांप्रदायिक लगती है। अगर इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं तो उनके सम्मान की बात भी तो हमें करनी होगी, उनको आगे बढ़ाने की बात भी तो करनी होगी, उनकी चिंता भी तो करनी होगी। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी 100 करोड़ हिंदुओं के सम्मान की बात नहीं की, बल्कि हमेशा हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया। आज हम विचार करें कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और श्री रामचरितमानस में राम सेतु का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। नासा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राम सेतु बना था इतने लाखों वर्ष पूर्व, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि राम सेतु कुछ हुआ ही नहीं। ये 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। तो कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के सम्मान की बात करती है, हिंदुओं की आस्था का सम्मान करती है, तो कांग्रेस को हम सांप्रदायिक लगते हैं। लेकिन अगर वह इस प्रकार की बातें करती है तो वो सांप्रदायिक नहीं है। अगर वो 20 करोड़ मुसलमानों का पक्ष लेती है, सम्मान की बात करती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम भी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, हमने कभी उनको सांप्रदायिक नहीं कहा। लेकिन हम अगर हिंदुओं के सम्मान की बात करते हैं तो वो हमको सांप्रदायिक कहते हैं। वास्तव में यही अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। आज देश का मुसलमान भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुस्लिम वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है। अगर कोई भी योजना सरकार की बनी है तो वो हिंदू के लिए भी बनी है, मुसलमान के लिए भी बनी। उसका लाभ हिंदू भी ले रहे हैं, मुसलमान भी। हमने भेदभाव नहीं किया, हमने जाति पाति का भेद नहीं किया, और इसीलिए एक बड़ा वर्ग
मुस्लिम वर्ग का भी, मुस्लिम समाज का भी आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है। आपने देखा होगा कि अभी जब प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल शहर में आए तो हमारी 500 से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने 3 तलाक वाले उस मामले में जब कानून को समाप्त किया है, उस में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ी रोककर उन बहनों का स्वागत स्वीकार किया और बहुत प्रशंसा जाहिर की कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनों ने अगर इस बात का धन्यवाद दिया है तो निश्चित रूप से हमने इस वर्ग के लिए, बहनों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी हमेशा सब वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने का काम करती है। जी, उपचुनावों में जो जीत मिली है, निश्चित रूप से अभी उपचुनाव से कुछ खास बदलना नहीं था, लेकिन ये 2023 के चुनावों की एक आहट तो हो ही सकती थी। तो एक अच्छी जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी ने खासकर जब जोबट में जो जीत हासिल की, बाकी अपनी सीटें भी बचाई। एक रेगांव में जरूर हारी है, लेकिन अगर 4 में से 3 जगह जीत रहे हैं तो जो कांग्रेस कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो बात तो वहाँ गलत साबित हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से चुनावों के बाद अभी कार्य समिति भी है, फिर प्रशिक्षण है, तो ये जीत का जश्न न करके आप लोग चिंतन मंथन क्यों करने लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य रखती है। बहुत बड़ी विजय होने पर भी वह उसका बहुत जश्न नहीं मनाती, बल्कि जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां कहीं निर्मित हुई कि हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो उस बात पर भी बहुत ज्यादा मनोबल अपना नहीं तोड़ती, बल्कि किस नई ऊर्जा से हम और आगे बढ़े इस बात पर विचार करती है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जिस प्रकार उपचुनाव में विजय हासिल की है, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की का कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मिल रहा है, इस प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने जीता है और जिसका परिणाम हमें विजय के रूप में मिलता है। आज भी निसंकोच कह सकते हैं कि वो मास लीडर हैं। पूरे मध्य प्रदेश में वो अकेले ऐसे लीडर हैं जो निश्चित रूप से चुनाव जिताने की क्षमता रखते हैं। हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जिस रणनीति के साथ काम करता है, उसका परिणाम हमें विजय के रूप में मिलता है। और उसके साथ ही साथ हमारे सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुटकर हर चुनौती का, भले ही प्रदेश में सरकार हमारी थी, सबको पता था कि हम परिणाम बहुत अपेक्षित सफलता के हमें मिलेंगे, बावजूद इसके कोई कसर कार्यकर्ताओं ने चुनाव में नहीं छोड़ी। रेगांव की जो हमें पराजय मिली है उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन 3 जगह पर, 1 लोकसभा और 2 विधानसभाओं में जिस प्रकार से हमको विजय मिली है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है। जी, अगर मैं अब इन सारे विषयों से इतर मैं अगर व्यक्तिगत आपकी बात करूं, तो आप स्वयं एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत को आगे ले जा रही हैं। परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की जो विधानसभा है, उससे आपका राबता घर की तरह हो गया है। मतलब गोविंदपुरा गोविंद जय जय गोपाल जय जय वाले मोड पे चलता है। मुझे शायद ही कभी आप चुनावी दौरे करती हुई वहाँ नजर आई हूँ। किसी बहुत कम अवसर पे कभी पता चलता है कि तीज के त्यौहार हैं, तो कभी रक्षाबंधन के त्यौहार हैं, तो कभी दीपदान है, कभी कुछ और है। मतलब ऐसा लगता है एक पारिवारिक आयोजन हो रहे हों। कोई एक बड़ा परिवार है जिसमें आज यहाँ कोई कार्यक्रम है, वहाँ कोई कार्यक्रम है, और जब चाहे वो आपका जन्मदिन हो या कोई अवसर, तो पूरा विधानसभा उमड़ पड़ता है एकदम स्नेह और आतुर होकर। तो ये जो कनेक्शन है, ये कैसे बनता, कैसे है? मतलब पॉलिटिकल उसमें तो इस टाइप के बहुत रेयर होते हैं, इस टाइप के मूवमेंट। बाबूजी का 40 से 45 साल तक सक्रिय राजनीति में भाग लेने का एक कारण मैंने देखा था, जो जनता से सीधा संपर्क उनका था और जनता के हर सुख दुख में वो हमेशा तैयार रहते थे। यही मैंने उनसे सीखा था। मैंने देखा था कि किस प्रकार से चाहे किसी के परिवार में छोटे से छोटा कार्यक्रम भी हो, गृह प्रवेश का हो, बच्चे के जन्मदिन का हो, बाबूजी उपलब्ध रहते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो अपने क्षेत्र के किसी परिवार में अगर कोई फंक्शन है और उनको आमंत्रित किया है तो वो छोड़ते नहीं थे। तो यह बात मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को बहुत
बड़ी लगती है, क्योंकि किसी छोटे से परिवार में अगर कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा नेता या मुख्यमंत्री जैसे पद का दायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति यदि पहुंचते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो बाबूजी ने जिस प्रकार से गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का सम्मान किया और उसकी वजह से जो उनके और दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हुए, आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन गई है। हर परिवार हमारे साथ है, हर परिवार हमारे समर्थन में है। बहुत स्नेह, बहुत प्यार गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता हमको देती है और उतना ही समर्पण भाव से हमको भी सेवा करना पड़ती है। इसलिए जिस समर्पण भाव से हम सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उसका प्रतिसाद वो विश्वास और प्यार के रूप में हमें देते हैं। तो बाबूजी ने जो प्लेटफॉर्म एक बनाया है, एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म जिसमें गोविंदपुरा की जनता ही कार्यकर्ता बनी है, वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है, वो एक विश्वास से जुड़ी है और उनको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का विकास, गोविंदपुरा की जनता की सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इस दृष्टि से मुझे भी अवसर मिला और मैंने बाबूजी के उन्हीं संस्कारों को काम करते हुए देखा था और उन्हीं पे मैंने चलना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे लगा कि जो विश्वास बाबूजी ने जीता था वही विश्वास अब मुझे मिलने लगा है। लोग उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम मुझसे करते हैं और मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं छोटे से घरों में भी, छोटे कार्यक्रम में भी उपस्थित होती हूँ और उनके पूरे परिवार के चेहरे पर जो खुशी आती है मेरे पहुंचने से, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी दौलत यहीं समाई हुई है। कुछ और कमाया हो ना कमाया, लेकिन मैंने अगर कुछ कमाया तो मेरे क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा विश्वास कमाया है। तो ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि आज गोविंदपुरा इतना मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का बना है, क्योंकि बाबूजी ने अपने परिश्रम से इसे सींचा है, संस्कारों से सींचा है और बाबूजी के मार्गदर्शन में ही आज गोविंदपुरा का कार्यकर्ता भी काम कर रहा है और हम सब काम कर रहे हैं। चाहे बरसें जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर रिश्तों में प्रेम घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। राजनीति का ये अद्भुत मौसम, राजनीति का ये अद्भुत तरीका और राजनीति को जननीति बनाने में, राजनीति को समाज सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बनाने में भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, भारतीय जनता पार्टी की विधायक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उनका कहना ये है कि जब हम जनता के साथ कनेक्ट होते हैं तो जनता खुद अपने आप में कार्यकर्ता का भाव महसूस करने लगती है। उनसे तमाम पहलुओं पर हमने बात की, आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारे साथ तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।